हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ये पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरी तरह के आप लोग के सिलेबस पर बेस्ड पर है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जगह में एक बुक में सारे क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। इसी पर ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए सहूलियत के लिए मैं एक एक करके सारा वीडियो बना रहा हूँ। हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हर वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इस तरह आपका सारा सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि राज्य के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन है राज्य के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा में क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में यह भी रह सकता है कि पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और इसमें और अथवा में रह सकता है शक्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि ये चारों क्वेश्चन में भी जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका जो आंसर है वो यही होगा जो मैं आपके नीचे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास, देखिए राज्य की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, ठीक है। राज्य एक्चुअली बना कैसे है, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, तो इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग राय रखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, उसमें कहते हैं कि गार्नर के अनुसार, गार्नर उसमें कहते हैं कि वे परिस्थितियाँ जिनमें आदि मानव में पहले राजनीतिक चेतना का अनुभव किया और उसमें प्रेरित होकर राजनीतिक संगठन के होते हुए राज्य की उत्पत्ति की ओर आगे बढ़े, ठीक है। और इतिहास के कालखंडों में घटना और परिस्थितियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए, ठीक है। तो सबसे पहले गार्नर ये कहते हैं कि सब शुरू से में तो आदमी आदि मानव के रूप में रहते थे, आदि मानव के रूप में रहते थे, जिसे संगठन, परिवार, लोगों के बारे में उतना पता नहीं होता था। फिर समय जैसे जैसे समय बीता तो आदि मानव में भी एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद करने का, एक दूसरे का अच्छा बुरा सोचने का फीलिंग आया। फिर लोगों का समूह बनाने लगे, फिर उसमें राजनीतिक संगठन बनाने की भावना जागी। तो उनमें थोड़ा सा बुद्धि आया कि वो ग्रुप बनाने लगे, संगठन बनाने लगे, लोगों का समूह बनाने लगे। और इस तरह से संगठन बनाते बनाते आगे में थोड़ा राज्य बनने की उत्पत्ति हो गया। आगे क्या कहते हैं कि अगर ऐतिहासिक कालखंडों से किस अनुसार कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई उसका अनेक सिद्धांत नीचे में दिया हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत है। इसमें पहला सिद्धांत हमारे पास है कि राज्य के देवीय सिद्धांत। राज्य का उत्पत्ति होने का देवीय सिद्धांत क्या बताता है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन और एक काल्पनिक सिद्धांत है। यानी कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है, काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब पूरी सच्चाई पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। यह इस बात पर इस मान्यता पर आधारित है कि राजा ईश्वर की रचना है और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि थे। ये मानता क्या है कि जो राजा होते हैं देश में वो ईश्वर का ही एक रूप होता है, राजा का एक प्रतिनिधि होते हैं, राजा ईश्वर का ही काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो राजा होते हैं और राजा की ही बात लोगों को मानना होगा। हमें दुनिया में सभी लोगों को राजा का ही पूजा करना होगा, राजा का ही बात मानना होगा। राजा के माध्यम से ईश्वर पृथ्वी पर शासन करता है, ठीक है। बात यही कह रहा है कि राजा के थ्रू ही देश में अगर पृथ्वी में शासन करता है राजा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राजा अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है और केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। यानी कि राजा के पास शक्ति आता है वो ईश्वर का दिया हुआ है और वो जो राजा है वो ईश्वर के प्रति ही लोगों में काम करते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं और लोगों को राजा का ही बात मानना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थकों में यहूदी सर्वप्रथम थे। यानी कि ये जो सिद्धांत है कि राजा ही सबसे हेड होता, राजा ही ईश्वर का रूप होता है, ये मानने वाले सबसे पहले यहूदी लोग थे। फिर बाद में ग्रीस और रोम ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दे दिया और रोम लोग भी ये बात मानने लगे कि हाँ राजा ही सब कुछ है, राजा ही ईश्वर का रूप है, उसी के अनुसार राज्य बनता है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में देवी सिद्धांत का संकेत मिलता है। देखिए अब फिर आ जाता है भारत का। अब भारत के में किताब है ना महाभारत, उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि देवी सिद्धांत ही रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है, यानी कि राजा का रूप होते हैं, राजा ईश्वर का रूप होते हैं और उसी के बात के अनुसार हमें चलना चाहिए। आगे लिखते हैं, बाइबल ईश्वर को समस्त शक्तियों का स्रोत और राजा को उसके प्रतिनिधि मानता है। अब आगे बाइबल किताब में भी यही बात लिखा हुआ है कि राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसी को अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, लोगों को वही राज्य बनाता है, ठीक है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक टूल्स ऑफ फ्री मोनार्कीज में लिखा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती प्रतिमाएं हैं। इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि समझ लीजिए कि दुनिया में राजा है और वही ईश्वर है और जो कि सांस लेती हुई प्रतिमा है। राजा कभी भी दुराचारी नहीं होता, यानी कि राजा लोगों का कभी बुरा नहीं सोचता, अच्छा ही सोचता है।
एक दुष्ट राजा का आचरण की जांच ईश्वर के द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार फ्रांस का राजा लुई 14वें ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। आगे चल के जो होते हैं लुई 14वें रहे हैं, फ्रांस के राजा रहे, उसको भी मानना था कि हाँ कि राजा ही ईश्वर का रूप होते हैं और सोचे एक तरीका से राजा ही ईश्वर है। ठीक है, तो देवी सिद्धांत की विशेषताएं आगे लिखते हैं। पहला विशेषता क्या है देवी सिद्धांत की? देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर निर्मित संस्था है, यानी कि ये बात कह रहा है कि जो राज्य बनता है वो ईश्वर ने ही बनाया है। दूसरा क्या है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, और जो अब ये बात हम पहले बात कर चुके हैं कि राजा ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। आगे का पॉइंट देखते हैं, राजा अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है, यह देवी गुणों से युक्त होता है, यानी कि जो राजा का जो पावर होता है एक्चुअली में वो ईश्वर की देन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, राज सत्ता निरंकुश है, कोई भी मानवीय इकाई इसे चुनौती नहीं दे सकती। जिस प्रकार ईश्वर जो भी करता है ठीक करता है, वैसे ही राजा जो भी करता है वो ठीक करता है यानी गलत करता है। यानी कि अगर राजा अगर कुछ भी करता है लोगों के प्रति, लोगों का कुछ भी काम करता है, उसे हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ईश्वर राजा ईश्वर का ऑर्डर का पालन कर रहा है। ठीक है, ईश्वर राजा कुछ भी करे हम उसे गलत नहीं ठुकरा सकते, हम सबको सही कहेंगे। ठीक है, आगे का पॉइंट है, राज्य शासन और राजा तीनों एक रूप है। राज्य शासन और राजा तीनों एक ही रूप होते हैं। देखिए आगे क्या है, राजपद वंशानुगत है, प्रजा इस अधिकार को छीन नहीं सकता। यानी राजपद वंशानुगत होता है, जो राजा होगा राजा के बाद उसका बेटा ही फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये वंशानुगत होता है, कोई दूसरा आदमी राजा नहीं बन सकता है। छठा पॉइंट है कि राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य है, यानी कि राजा जो भी कहेंगे प्रजा के लोगों को, हर लोगों को राजा का बात मानना ही होगा, यही अब राज्य का रूल होता है। तो हम लोगों ने अभी तक का जो सिद्धांत देखा है वो ईश्वर के देवी सिद्धांत को देखा, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। अभी दूसरा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम लोग आगे देखने वाले। अनेक विद्वानों की राय में राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। ठीक है, बोलता है कि राज्य कैसे बना है, तो परिवार से। पारिवारिक परिवेश में आज्ञा पालन सत्ता आदि का रूप देखा जा सकता है। एक परिवार जब होता है, परिवार में आदमी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक हेड होता है, यानी घर का मुखिया होता है, और बाकी लोग उसका आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा पालन और परिवार एक संयुक्त रहने का जो सिद्धांत होता है वो परिवार से ही शुरू होता है। अरस्तु के अनुसार जब परिवार संयुक्त हो जाते हैं तो ग्राम का निर्माण होता है, अर्थात ग्राम से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के दो पक्ष हैं। अरस्तु क्या मानते थे कि मानते जब संयुक्त हो जाता है, दो तीन परिवार जब एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो एक ग्राम बन जाता है, गांव बन जाता है, और फिर बहुत सारे गांव मिलते हैं, तब क्या बन जाते हैं, राज्य बन जाते हैं। इसके दो पहलू मानते क्या हैं कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नाम से पता चलता है कि पितृसत्तात्मक यानी पिता का यहाँ पे पिता का बात कर रहा है, यानी कि यहाँ जो भी चलेगा, जो भी वो पिता का ही चलेगा। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत का उल्लेख हमें यूनान, रोम, यहूदियों के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है। ये जो सिद्धांत है पिता का ही राज चलता है, पिता को ही संपत्ति पे पिता का संपत्ति बेटा तक ही जाएगा, ये सिद्धांत हमें सबसे ज़्यादा यूनान, रोम, यहूदियों में मिल सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मैन थे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन रहे हैं? हेनरी मैन थे। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक ऑन टेस्टामेंट, बाइबल, रोम और भारत में भी इस सिद्धांत को देखने को मिलता है। यहूदी का सिद्धांत ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल हो गया, रोम और भारत में भी ये सिद्धांत देखने को मिलता है कि पिता का संपत्ति बेटा में जाता है और पिता ही सबसे हेड होता है। आगे देखिए पितृसत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य लक्षण निम्नलिखित। देखिए क्या लक्षण होता है? परिवार का पैट्रिकार मुखिया पुरुष होता है, यानी कि जो कोई भी परिवार होगा इसका जो हेड होगा पुरुष ही होगा। पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष होगा, हेड होगा। ठीक है, परिवार में वंश की परंपरा पिता से ही चलती है, यानी कि वंश होगा, पिता होगा और फिर उसके बाद बेटा का वंश चलेगा, उसके बाद उसका बेटा का वंश चलेगा, यानी कि यहाँ महिला का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, खाली पिता और पुरुष का ही चलता है। परिवार में विवाह प्रथा अस्थायी थी, कहीं बहुपत्नी पर कहीं एकल पत्नी प्रथा थी, यानी कि परिवार में क्या होता है कि सभी तरीके के विवाह के पद्धति मिलते हैं। कहीं बहुपत्नी तो एकल पत्नी होता है, तो बहुत सारे पत्नी भी होते थे किसी आदमी के, तो कोई एक ही शादी करते थे। ये सारी चीज़ देखने को यहाँ पे मिलते हैं। रक्त संबंधी परिवार का सदस्य एकता का मुख्य सूत्र था। देखिए एक परिवार जब होता है, परिवार में जो सारे लोग खून के रिश्ते से जुड़े होते हैं तो वे एकजुट टाइप का हो जाते हैं। ठीक है, परिवार में मुखिया की शक्तियाँ निरपेक्ष थी। कोई भी परिवार होता है एक तरीके से परिवार समझिए राज्य।
ठीक है। और राज्य का जो हेड होगा और उसी को जो हेड होगा यानी कि मुखिया होगा, और उसी को सारी तरीके की शक्तियाँ, ऑर्डर देने का, कोई भी नया काम शुरू करने का सारे अधिकार उसी को प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, राज्य के विकास का आधार पितृ प्रधान व्यवस्था है। अगर राज्य विकास करेगा तो वो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू पितृ को ही दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है, पुरुष प्रधान समाज होता है उसमें। इसी में और एक बात है मातृ शतात्मक सिद्धांत। मातृ शतात्मक बात से पता चलता है कि मातृ यानी कि माँ का चलेगा, यानी महिलाओं का चलेगा इसमें। देखो, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मैक्लेगन, मॉर्गन और यंग्स है। इस व्याख्याकारों ने अपनी पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। मातृ प्रधान सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि प्राचीन समाज में अस्थायी विवाह के संस्थाई नहीं थे। ये क्या कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार, कि पुराने समय में विवाह नहीं होता था, अस्थायी रूप से विवाह नहीं होता था, समाज में बहुपतित्व की व्यवस्था थी। यानी कि ऐसा हो सकता था कि उसके बाद आया बहुपतित्व पर, यानी कि एक महिला के बहुत सारे पति भी हो सकते थे। एक महिला कई सारे लोगों के साथ शादी कर लेते थे। इस व्यवस्था में नारी के अनेक पति होते थे। ठीक है, यहाँ कुछ और ही मैटर चल रहा है। देखिए, एक नारी बहुत सारी महिलाओं के साथ शादी कर लेती थी और उनके होने वाले संतानों को पिता नहीं माता के कुल के नाम से जाने जाते थे। अभी का समाज क्या है कि पिता के ही कुल को या पिता के ही वंश के लोगों को माना जाता है। लेकिन ये इस समय की बात करें कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक महिला बहुत सारे पुरुष के साथ शादी करती थी, उसके जो बच्चे होते थे वो अपनी माँ के कुल के, माँ के वंश के ही माने जाते थे, पिता के वंश के नहीं माने जाते थे। संपत्ति और सत्ता की अधिकारिणी माता ही थी, यानी कि संपत्ति का जो हेड होता था, संपत्ति का हेड माता के हाथों में होता था और किसको क्या संपत्ति देना है वो माता ही डिसाइड करती थी। इस व्यवस्था के विकास ने आगे जाकर राज्य को जन्म दिया और इस तरीके से आगे चल के यह राज्य में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत को भी देख लिया। अब आ गया तीसरा सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। यहाँ पर शक्ति सिद्धांत का बात करने वाले हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। अगर कोई राज्य बना है तो शक्ति, बल प्रयोग से, लोगों को मार पीट के एकजुट करके राज्य का उत्पत्ति हुआ है, वो इस सिद्धांत में हम लोग पढ़ने वाले। देखिए, राज्य का उदय शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रकृति के कारण हुआ। ये क्या कहते हैं, जब शक्तिशाली राजा क्या होते हैं, कमज़ोर लोगों पर पूरा अत्याचार करते हैं, उसे मार पीट के एक जगह में करके एक राज्य बना देते हैं। यानी कह सकते हैं कि शक्ति के बल पर राज्य बनाना। ठीक है, देखो, दूसरे शब्द में युद्ध में राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। युद्ध में विजेता शासक और पराजित प्रजा बन गए। ठीक है, होता क्या, कभी युद्ध हुआ, बड़े बड़े राज्यों को बीच हुआ, जो जीतता था वो हारने वाले राज्य को कब्जे में कर लेता था। यानी कि जो जीतने वाला हो जाता था, शक्तिशाली है, तो वही उस एरिया को इकट्ठा करके राज्य बना देता था। वोल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। ठीक है, यानी कि राजा जो होते प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा होता था। योद्धा होंगे तभी तो लोगों को हरा सकेंगे, हरा के ही राज्य का निर्माण कर सकते। इस प्रकार युद्ध शक्ति को पैदा करता है और शक्ति राज्य को जन्म देती है। युद्ध से शक्ति होता है। अगर हम कई युद्ध अगर लड़ लेंगे और हम जीत जाएंगे तो हम बहुत शक्तिशाली हो गए, और शक्तिशाली होके तो हम उस जगह को इकट्ठा करके हम राज्य बना देंगे। ठीक है, तथा शक्ति ही इसे कायम रखती है। बिस्मार्क के अनुसार राज्य का आधार रक्त और लोहा होना चाहिए। बिस्मार्क का नाम सुना होगा, उसने रक्त और लोहे का नीति पे अपनाया था। वो क्या करते थे कि जो अगर राज्य में नहीं मिलता था उसे शक्तियों का प्रयोग करके युद्ध करके अपने कब्जे में कर लेता था। ठीक है, ट्रेस्की के अनुसार राज्य में आक्रमण करने और रक्षा करने की जनशक्ति है। ठीक है, राज्य क्या करते हैं कि आक्रमण करते हैं, फिर अपने राज्य को दूसरे आक्रमण से रक्षा करता है। इस तरह से एक अपने राज्य को संगठित करके रखते हैं। तो राज्य ने शक्ति सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। राज्य की उत्पत्ति के जो शक्ति सिद्धांत है उसमें विशेषताएं क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला विशेषता क्या, शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार है। यानी कि हम पहले बात कर चुके हैं, अगर कोई राज्य बन रहा है तो सिर्फ शक्ति के बल पर, अपने ताकत के बल पर दूसरों को हराकर राज्य बना रहे हैं। दूसरा देखिए, राज्य का आशय भौतिक और सैनिक शक्ति से हम एक शक्ति का आशय, यानी कि शक्ति है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है तो कहने का मतलब है हमारे पास बहुत सारा सैनिक है, बहुत सारे हथियार हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कर रहा है प्रभुत्व की लालसा और आक्रामकता मानव स्वभाव का अनिवार्य घटक है। लोगों में क्या होता है कि लालच रहता है कि हम दूसरों को हरा के उसे अपने कब्जे में करेंगे, हम दूसरे पर आक्रमण करेंगे, उसे हराएंगे। यानी कि लोगों में लालसा रहता है, जब हरा के एक राज्य बना देते हैं, वही इसका एक विशेषता होता है। चौथा पॉइंट देखिए, प्रकृति का नियम है, शक्ति ही न्याय है। ये क्या कह रहे हैं, शक्ति ही न्याय है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक शक्तिशाली शासन करते हैं, और बहुसंख्यक शक्तिहीन अनुसरण करते हैं। वर्तमान में राज्यों का अस्तित्व शक्ति पर ही केंद्र
केंद्रित है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो कुछ कुछ शक्तिशाली रोज ही जो शक्तिशाली लोग होते हैं या राजा होते हैं, शक्तिशाली लोगों को अपने कब्जे में करके, लोगों को हरा करके एक जगह संगठित करके राज्य बना देते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में 3 तरह के सिद्धांत इस कवर किए इस वीडियो में। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो जो आप लोग का सिलेबस पर बेसिस होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले